अनुपमा जी हैं? दरवाजे पर खड़े एक आदमी ने जब पूछा तो मैं बुरी तरह से चौंक पड़ी। करीब 60-62 की उम्र, ऊंचा पूरा कद, सलीके से पहने कपड़े, चमचमाते जूते, हाथ में सोने की चैन वाली महंगी घड़ी। उससे कहीं अधिक उनका बड़ी मम्मी के बारे में यूं नाम लेकर पूछना। यूं तो पिछले 1 महीने से घर में आना जाना लगा है, लेकिन बड़ी मम्मी जीजी, भाभी, बुआ, मामी, दादी जैसे संबोधनों से ही पुकारी जाती रही हैं। ये पहली बार है कि किसी ने उन्हें उनके नाम से पुकारा है, और वो भी नितांत अजनबी ने। मैं बहुत ही ज़्यादा अचकचा गई। हाँ जी, आप कौन? उनका परिचय जाने बिना मैं बड़ी मम्मी से कहती भी क्या। उनसे कहिए मुरादाबाद से आलोक जी आए हैं। उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाकर मैंने पंखा चलाया और पानी ला कर दिया। क्वार की धूप में आए आगंतुक को पानी के लिए इंतजार करवाना भी तो ठीक नहीं था। आप बैठे, मैं बड़ी मम्मी को बुलाती हूँ। लगभग 1 महीने की गहमा गहमी के बाद बस कुछ 2-4 दिनों से ही सब कुछ पुराने ढर्रे पर आया है। पापा भैया काम पर गए हैं, घर में कोई भी पुरुष सदस्य नहीं है। मम्मी भाभी सुबह की भाग दौड़ के बाद दोपहर में कुछ देर आराम करने अपने कमरों में बंद हैं। बड़ी माँ तो वैसे भी अब ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती हैं। मैं भी खाली दोपहरी काटने के लिए यूं ही बैठे कोई पत्रिका उलट पुलट रही थी। तभी गेट खोलकर इन सज्जन को अंदर आते देखा। घंटी बजने से सबकी नींद में खलल पड़ता, इसीलिए पहले ही दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। बड़ी मम्मी के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खटखटाया। वो जाग ही रही थी। कौन है? अंदर आ जाओ। कुर्सी पर बैठी दीवार पर लगी बाबूजी और उनकी बड़ी सी तस्वीर को देख रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी आंखों की कोरे पोंछी। मैंने पीछे से जाकर उनके दोनों कंधों पर अपने हाथ रख दिए। बड़ी मम्मी को ऐसे देखकर मन भीग जाता है। एक ऐसी बेबसी का एहसास होता है जिसमें चाहकर भी कुछ भी किया नहीं जा सकता। कुछ नहीं रे, बस ऐसे ही बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। तू क्या कर रही है? सोई नहीं? बड़ी मम्मी, आपसे कोई मिलने आए हैं। कौन है? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। माथे पर सलवटें उभर आई। शायद वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि अब कौन रह गया है आने से। कोई आलोक जी हैं, मुरादाबाद से आए हैं। बड़ी मम्मी के चेहरे पर अचानक ही कई रंग आए और गए। ऐसा लगा जैसे वो अचानक ही किसी सन्नाटे में डूब गई हों। वो कुछ देर बाबूजी की तस्वीर को देखती रहीं, फिर उन्होंने पलकें झपकाई और गहरी सांस छोड़ी। उन्हें बिठाओ, कुछ ठंडा शरबत वगैरह बना दो, मैं आती हूँ। कुछ नाश्ता और शरबत लेकर जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो दरवाजे पर ही ठिठक गई। वो अजनबी सज्जन बड़ी मम्मी के हाथों को अपने हाथों में थामे बैठे थे। मेरे लिए ये अजब ही नज़ारा था जिसने मेरे कौतुक को फिर जगा दिया। आखिर ये सज्जन हैं कौन? पहले उन्होंने बड़ी मम्मी को नाम से पुकारा, फिर अब उनके हाथ थामे बैठे हैं। बाबूजी के जाने के बाद पिछले 1 महीने में मातम पुरसी के लिए आने वाले लोगों का तांता लगा था। दूर पास के रिश्तेदार, जान पहचान वाले कई लोग आए। कुछ करीबी रिश्तेदारों को छोड़ दें जो बड़ी मम्मी के गले लगे। बाकियों में मैंने किसी को उनके हाथ थामे नहीं देखा। तो आखिर ये हैं कौन? मैंने ट्रे टेबल पर रख दी। उन सज्जन ने धीरे से बड़ी मम्मी का हाथ छोड़ दिया। बड़ी मम्मी वैसे ही खामोश बैठी रहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कहीं कोई संकोच, कोई हड़बड़ाहट नहीं, जैसे उनका हाथ पकड़ना कोई नया या अटपटा काम नहीं है। बड़ी मम्मी को मैंने हमेशा बहुत ही सादगी से देखा था। उन्हें कभी किसी से ऐसे वैसे हंसी मजाक करते भी नहीं देखा था। छुट्टियों में जब बुआ, मामी, भाभी सब इकट्ठी होते, तब भी उनकी उपस्थिति में सबकी बातों में हंसी मजाक की एक मर्यादा होती थी। फिर उनकी अनुपस्थिति में सब चाहें जैसी चुहलबाजी करते रहे। बाबूजी के साथ भी वो ऐसे हाथ पकड़े कभी ड्राइंग रूम में तो कभी नहीं बैठी थी। एक बार बचपन में छुपा छुपाई खेलते मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा धड़ाक से खोलकर अंदर चली गई थी। बाबूजी ने बड़ी मम्मी का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने तेजी से अपना हाथ छुड़ा लिया था, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन आज वो बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप बैठी हैं, मानो उन सज्जन का उनका हाथ पकड़ना बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन वे सज्जन आखिर हैं कौन? मैं इसी ओहापोह में खड़ी रही।
तभी बड़ी मम्मी ने मेरी ओर देखा। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन नज़रों का आशय मैं समझ गई। वे कह रही थी, मैं वहाँ खड़ी क्यों हूँ, बड़ी मम्मी को बुला लाऊं। मैंने अपने वहाँ होने का मकसद दिया। नहीं, रहने दो, संक्षिप्त सा उत्तर मिला उस जिसका आशय मेरे वहाँ होने की अर्थहीनता से था। मैं वहाँ से चुपचाप चल पड़ी, लेकिन वो प्रश्न भी मेरे साथ ही चला आया था कि आखिर वे सज्जन हैं कौन। एक बार नाश्ते की ट्रे उठाने में फिर वहाँ गई। उनके बीच खामोशी पसरी थी। शायद उनका वहाँ होना ही बड़ी मम्मी के लिए बहुत बड़ी सांत्वना थी और उसके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। बड़ी मम्मी, कुछ और लाऊं? उन्होंने इनकार में सिर हिला दिया और मैं खाली ट्रे लेके अपने कौतुक के साथ वापस आ गई। वे सज्जन करीब 1.5 घंटे तक वहाँ रुके। सामान्यतः मातम पुरसी करने वाले 15 मिनट या आधे घंटे में चले जाते थे। ये इतनी देर क्यों रुके? उनके बीच इतनी कम और इतने धीरे धीरे बातचीत हो रही थी, फिर भी वे इतनी देर क्यों रुके? इन जिज्ञासाओं का कोई समाधान नहीं था। बड़ी मम्मी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई। मैंने पर्दे की ओट से देखा। जाने से पहले उन्होंने बड़ी मम्मी का हाथ फिर अपने हाथ में लेकर धीरे से दबाया, उनके कंधे पर अपना हाथ रखा। उनके जाने के बाद बड़ी मम्मी बड़ी देर तक दरवाजे पर खड़ी रहीं। बाबूजी के जाने के बाद आज पहली बार वो किसी को छोड़ने दरवाजे तक गई थी। जब वे पलटी तो उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं हतप्रभ सी उन्हें देखती रह गई। बड़ी मम्मी तुरंत अपने कमरे में चली गईं और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा कौतुक भी बंद कपाटों के बीच फंसकर कसमसाता रहा कि आखिर ये सज्जन हैं कौन, लेकिन उसका जवाब देने के लिए वहाँ कोई नहीं था। बंद दरवाजे के कपाट यही कह रहे थे कि तुम इस प्रश्न को यहीं छोड़ जाओ, यही इसकी सही जगह है। बाबूजी के जाने के बाद से बड़ी माँ और ज़्यादा चुप और अकेले रहने लगी थी। बड़ी मम्मी और बाबूजी हमेशा से हमारे साथ नहीं रहते थे। बाबूजी बड़े अफसर थे, सरकारी नौकरी में उन्हें बंगला गाड़ी हमेशा मिला करता था। उनकी पोस्टिंग भी बदलती रहती थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। बाबूजी और मेरे पापा यानी उनके छोटे भाई में बहुत प्यार था। मम्मी और बड़ी मम्मी में भी कभी देवरानी जेठानी जैसी तुनक नहीं दिखी। इसीलिए जब मकान बनवाने की बात हुई तो पापा जी ने बाबूजी से कह दिया कि हम साथ ही रहेंगे और रिटायरमेंट के बाद बड़ी मम्मी और बाबूजी यहीं हमारे साथ रहने आ गए। मम्मी ने ही हट करके उनकी रसोई अलग नहीं करने दी। बड़ी मम्मी ने हम तीनों भाई बहन पर हमेशा ही बहुत स्नेह रखा। छुट्टियों में या तो वे हमारे घर आती या हम उनके घर जाते। उनकी दोनों बेटियों ने सगी छोटी बहन से ज़्यादा मेरे नाज नखरे उठाए। घर में सबसे छोटी होने से मैं वैसे भी बाबूजी की बहुत लाडली थी। उन सज्जन के आने के बारे में बड़ी मम्मी ने किसी से कुछ नहीं कहा। खाने की मेज पर मुझे उम्मीद थी कि वे पापा को उनके बारे में बताएंगी, लेकिन वे खामोशी रहीं। मेरे कौतुक ने जरूर मुझे उकसाया कि मैं सबके सामने उनसे पूछूं कि आज दिन में कौन आए थे, लेकिन उनकी खामोशी और गंभीरता देखकर चुप ही रही। पापा जी ने पूछा भी, भाभी कैसी हो, तबीयत तो ठीक है ना? दिन में आराम हुआ कि नहीं? ठीक ही हूँ, दिन में थोड़ी देर सोई थी, उन्होंने बड़े सामान्य तरीके से कहा, लेकिन उन सज्जन के बारे में कोई बात नहीं की। ये मेरे लिए भी एक तरह का संकेत था उस बात को खत्म हो जाने का। 2-4 दिन वो प्रश्न मेरे दिमाग में कुलबुलाता रहा, फिर मैं भी धीरे धीरे उस बात को भूल गई। समय के साथ बड़ी मम्मी ने बाबूजी के बिना जीने की आदत डाल ली। दिनचर्या सामान्य होने लगी। अब वो बिल्कुल चुप चुप नहीं रहती थी, घर के कामों में भी वो रुचि लेने लगी थी। कभी कभी वो बहुत खुश नजर आती, लेकिन वो अपनी खुशी प्रकट नहीं करती थी। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान रहती। मुझे नहीं लगता कि घर में किसी ने इसे महसूस किया होगा, क्योंकि किसी ने कभी कुछ पूछा ही नहीं। बड़ी मम्मी से मेरा लगाव उनके यहाँ आने के बाद से और ज़्यादा ही बढ़ गया था। मम्मी और भाभियाँ बाबूजी के सामने ज़्यादा जाती नहीं थी। बाबूजी की तबीयत के खराब रहते भी मैं ही उनके साथ रही। फिर बाबूजी के जाने के बाद भी बड़ी मम्मी का ध्यान रखने की एक अघोषित सी जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने कई बार उन्हें अकेलेपन में बैठे बाबूजी की तस्वीर को एकटक देखते और रोते देखा।
बड़ी मम्मी और बाबूजी के प्यार को उनके साथ रहते कभी उस तरह महसूस नहीं किया, लेकिन बाबूजी के जाने के बाद की रिक्तता में बड़ी मम्मी के अकेलेपन ने उनकी अनुपस्थिति का जबरदस्त एहसास करवाया। एक दिन जब बड़ी मम्मी बाबूजी की तस्वीर देख रही थी, मैं वहीं उनकी गोद में सर रखकर बैठ गई। आप बाबूजी को बहुत प्यार करती थी ना? मैंने पूछा। तुम्हारे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने जवाब दिया। उनका इस तरह का जवाब मुझे कुछ अटपटा तो लगा, लेकिन मैंने इसे उनका बाबूजी के प्रति प्रेम ही समझा। एक शाम पापा भैया सब जल्दी आ गए। बैठक में सभी गपशप कर रहे थे। तभी पापा ने मुझे बड़ी मम्मी को बुला लाने को कहा। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे देखते ही फिर बात करती हूँ कहकर फ़ोन काट दिया। मैंने कई बार उन्हें फ़ोन पर लंबी बातें करते देखा। पूछने पर कभी कोई परिचित तो कभी किसी रिश्तेदार का नाम उन्होंने लिया। समय के साथ सब कुछ तेजी से बदल रहा था। मेरी पढ़ाई पूरी होकर शादी हो गई। भाभियाँ अपने बच्चों में और ज़्यादा व्यस्त हो गईं। मम्मी पापा भी रिटायरमेंट का मजा ले रहे थे। तभी एक दिन खबर मिली कि बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, एक बार आकर मिल लो। बड़ी दीदी शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी और छोटी दीदी जल्दी ही खुशखबरी सुनाने वाली थी, इसीलिए दोनों ही नहीं आ सकी। बड़ी मम्मी सूख कर काटा हो गई थी। बुढ़ापा ही उनकी सबसे बड़ी बीमारी थी। उस दिन सफ़र की थकान के चलते मैं 2 घंटे उनके पास रुककर घर चली आई। चलते समय उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, कल तू दिन भर मेरे साथ रहेगी ना? उनके स्वर से लगा मानो वो बहुत बड़ी चीज़ मुझसे मांग रही हूँ। हाँ बड़ी मम्मी, कल सुबह ही आ जाऊँगी, मैंने उन्हें विश्वास दिलाया। उन्होंने एक तसल्ली की सांस लेकर आंखें मूंद ली। दूसरे दिन उनका और अपना खाना लेकर मैं सुबह ही भैया के साथ हॉस्पिटल आ गई। मैंने भाभी और मम्मी को दिन में आराम करने को कह दिया। जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे बड़ी मम्मी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन क्या मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। शायद उनका मेरा हाथ पकड़कर सारे दिन उनके साथ रहने के आग्रह के कारण ही मुझे ऐसा लगा था। बड़ी मम्मी को खाना खिलाते हुए मैं उनसे यहाँ वहाँ की बातें करती रही। मुझसे बात करते उनकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर चली जाती, जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। मैंने पूछा भी, बड़ी मम्मी कोई आने वाला है क्या? अरे नहीं, कोई तो नहीं, कौन आएगा? खाना खाकर मैं एक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी और जाने कब मेरी आंख लग गई। जब नींद खुली किसी की धीमे स्वर में बातों की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसकी नरमी को महसूस करते हुए मैं कुछ समय तक यूं ही आंखें नीचे पड़ी रही। शायद आवाज़ सच में सुन रही हूँ, इसका विश्वास मुझे नहीं हो रहा था। मैंने धीरे से आंखें खोली। बड़ी माँ के सिरहाने कोई बैठा था। कई सालों पहले की वो दोपहर मेरी आंखों में कौंध गई। उठकर ध्यान से देखा, वही सज्जन थे। हाँ, समय की निशान उन पर कुछ और गहरे हो गए थे। असक्त सी बड़ी मम्मी उनके आगोश में सिमटी सी लग रही थी, मानो लंबी तूफानी रात में कोई छोटी सी चिड़िया अकेले भटकते रहने के बाद किसी विशाल दरख्त की ठौर पाले। बड़ी मम्मी को अकेलेपन से घिरते देखते रहने के बाद आज उन्हें उन अजनबी के साथ जिस निश्चिंतता में देखा, लगा उन्हें सच में किसी मजबूत भावनात्मक सहारे की जरूरत है। उम्र और अनुभव में अब मुझे इस संबल की आवश्यकता को अच्छे से समझा दिया था। मैं उठकर धीरे से बाहर चली गई। आज फिर मेरे मन में कौतुक था, ये जानने का कि वो सज्जन कौन है। बड़ी मम्मी से उनकी आत्मीयता जाने क्यों सुकून दे रही थी। नारी मन को किसी मजबूत भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, और ये जरूरत उम्र के हर पड़ाव की जरूरत है। स्त्री पुरुष की विशाल बाहों में खोकर अपनी चिंताएं, जिम्मेदारियां, अकेलापन भूलकर सिमट जाती हैं। आज बड़ी मम्मी को उनके आगोश में देखकर उनके अकेलेपन की गहनता का एहसास हुआ। उस दिन वो सज्जन बहुत देर तक बड़ी मम्मी के पास रुके। मैं 1-2 बार अंदर ये देखने गई कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। फिर बाहर जाकर बैठ गई और पत्रिका पढ़ने लगी। ऐसा लगा कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। सिर उठाया तो देखा वही सज्जन थे। मैं खड़ी हो गई। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे सिर पर हाथ रखा, होठों में कुछ बुदबुदाया जो मैं सुन नहीं सकी, लेकिन लगा
जैसे किसी अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा ने मुझे घेर लिया है। उनकी आंखें, चेहरे के भाव और रोम रोम जैसे मुझे आशीष दे रहे थे। और फिर वे बिना कुछ कहे चले गए। मैं बड़ी मम्मी के पास लौटी। वो लेटी हुई थी। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बैठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर किसी आत्मीय से मिल जाने जैसी सघन अनुभूति। मैंने उन्हें चम्मच से पानी पिलाया। वो प्रश्न अब भी मेरी आंखों में अटका था कि आखिर वे सज्जन थे कौन। बड़ी मम्मी बड़ी देर से जाग रही थी और थक गई थी, इसीलिए मैं उस प्रश्न को होठों पर नहीं ला पाई। मेरी उत्सुकता को भाप कर वे धीमे स्वर में बोली, सब बताती हूँ, लेकिन ये बात। उनके अनकहे शब्दों में छुपे भावों को समझकर मैंने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी बड़ी मम्मी, आप निश्चिंत रहिए। कुछ देर वे खामोश रही, मानो सोच रही हो कहाँ से शुरू करूं। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बात करीब 15 साल पुरानी है। तब तुम्हारे बाबूजी मुरादाबाद में थे। आलोक जी वहाँ डिप्टी कलेक्टर के पद पर ट्रांसफर होकर हमारे ही पड़ोस वाले बंगले में आए थे। पड़ोसी होने के नाते हमारा परिचय हुआ और धीरे धीरे एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। उनकी अभिजात्य अभिरुचि ने मुझे आकर्षित किया। उनके बात करने का अंदाज, हर विषय पर बात करने की उनकी काबिलियत, पहनने ओढ़ने उठने बैठने का सलीका, सभी एक अलग ही अंदाज लिए थे। और फिर बात बात में उनका तारीफ करना। मैं अनजाने ही उनकी ओर आकर्षित होती चली गई। मैं और तुम्हारे बाबूजी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। रिया और रेखा तुम्हारी दीदियों से जीवन के आंगन में चहल पहल थी। बस मन के किसी कोने में अपने जीवन साथी को लेकर संजोए हुए कुछ सपने थे जो मुझे आलोक जी में नजर आते थे। मैं चाहकर भी खुद को उन दबी छुपी आकांक्षाओं के आकर्षण से बचा नहीं सकी। आमने सामने मिलते जुलते हमने फोन पर बातें करने शुरू कर दी। हम दोनों घंटों एक दूसरे से बतियाते रहते थे, लेकिन हमारी बातें प्यार मोहब्बत की बातें नहीं थी। दो दोस्तों की बातें थी, नए पुराने किस्से कहानी थे। और वही सब कुछ था जो उम्र के एक पड़ाव पर आकर पति पत्नी के बीच खत्म सा हो जाता है। मेरी हर छोटी बड़ी बातों को सुनने और जानने की एक ललक जो तुम्हारे बाबूजी में खत्म हो गई थी, या फिर यूं कहे कि हम एक दूसरे के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि उन बातों में कोई उत्सुकता शेष नहीं बची थी। आलोक जी को मेरी हंसी, मेरी बातें, मेरा पहनावा, मेरी रुचियां अच्छी लगती और वे खुलकर उनकी तारीफ भी करते। जिन बातों का शादी के 15 सालों बाद कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है और जीवन साथी एक दूसरे को एक आदत की तरह निभाते जाते हैं, लेकिन नारी मन में खुद को देखे सराहे जाने की चाहत हमेशा बनी रहती है। वो उम्र होती है जब यौवन की दहलीज पर कदम रखते देखे गए सपने दफन कर दिए जाते हैं। लेकिन मेरे सामने वे सपने आलोक जी के रूप में सामने थे और उनके आकर्षण से बचना मुश्किल था। आलोक जी भी मुझे अपना अच्छा दोस्त समझते थे, एक ऐसा दोस्त जिससे वे सब कुछ कह सके जो आमतौर पर एक आदमी किसी से नहीं कहता। अपनी इच्छाएं, भावनाएं, अपने डर, अपनी गलतियां, मुझ में वो एक ऐसा ही दोस्त पाते थे। बोलते बोलते वो थक गईं, उन्होंने आंखें बंद कर ली। कुछ पल को जैसे वो उसी समय में पहुंच गईं। मैं चुपचाप उनके चेहरे को देखती रह गई। उन्हें उन यादों से बाहर खींच लाने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई। उन बीते दिनों की परछाइयां बड़ी माँ के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। ये उनके जीवन का अनछुआ कोना था जिसमें अब तक कभी कोई झांक नहीं सका था, और आज जब उन्होंने उसका झरोका खोलकर मुझे उसमें झांकने की इजाज़त दी तो उस झरोखे से आने वाली महकी बयार से खुद ही सराबोर हो गई। बहुत देर तक बड़ी माँ उन्हीं यादों में गुम रही। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली। उनका गला रूंध गया। मैंने सहारा देकर उन्हें बैठाया और पानी पिलाया। लेकिन जैसा कि तुम जानती हो, हमारे समाज में एक आदमी की एक औरत से दोस्ती को असामान्य समझा जाता है। वे सिर्फ एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में ही देखे जा सकते हैं। उसकी पवित्रता हमेशा संदेह के घेरे में रहती है। मुझे भी ये बोध हमेशा रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। कहीं आलोक जी के साथ इतनी बातें करना, इतना घुलना मिलना, उनसे अपने मन की बातें करना, उनकी हर में बातों में शामिल होना उनकी पत्नी के प्रति गलत तो नहीं है। कहीं तुम्हारे बाबूजी की अपराधीन तो नहीं बनती जा रही हूँ।
तो क्या बाबूजी आपकी दोस्ती के बारे में जानते थे? मेरे मन का कौतुक फिर उछाल मारने लगा। बड़ी माँ ने फिर क्या किया? वे खामोश बैठी थी, शब्द उनकी आंखों में अटके थे, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही थी। दिमाग पर जोर देने लगी, क्या कभी बाबूजी और उनके बीच कोई अनबन हुई थी? उनके संबंधों में कभी कोई दूरी या खिंचाव मैंने तो कभी महसूस नहीं किया, या छोटी होने के कारण समझ नहीं पाई। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी शक्ति को बटोरा। तुम्हारे बाबूजी हमारी दोस्ती के बारे में जानते हैं, उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। इस दोस्ती की वजह से उन्होंने मुझे बहुत खुश भी देखा था। हाँ, इस बात से उन्हें दुख भी होता ही था कि उनकी पत्नी किसी और के सानिध्य में अपनी खुशी ढूंढ रही है। उनकी आंखों में दुख की बदली तो थी, लेकिन अविश्वास की परछाई कभी नहीं थी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने ही उनको कभी कभी अकेलेपन के बियाबान में भटकते देखा था। उस समय मेरा मन मुझे धिक्कारता था, मुझे आगाह करता था कि इस तरह मैं तुम्हारे बाबूजी से दूर जा रही हूँ। इसका नतीजा देर सवेर बुरा ही होने वाला था। रिया और रेखा भी अब छोटे नहीं रह गए थे, ना ही उनमें इतनी परिपक्वता थी कि वे इस दोस्ती को समझ पाते। हमारे संबंधों को समाज में कभी समझ ही नहीं सकता था, और समाज में रहते उसके नियमों की अवहेलना करना संभव ही नहीं था। फिर तुम्हारे बाबूजी की प्रतिष्ठा भी मैं दांव पर नहीं लगा सकती थी। न जाने वो कैसा समय था जब मैंने ये सब सोचा समझा भी नहीं। लेकिन अब समय आ गया था कि हम हमारी भावनाओं को किसी सीमा में बांधें। मैंने आलोक जी से बात की, उन्होंने भी मेरी बात को समझा। कुछ समय बाद हमारा वहाँ से तबादला हो गया। आलोक जी भी कहीं और चले गए। हम फोन पर बातचीत जरूर करते थे, लेकिन फिर पारिवारिक दायित्व हमारे लिए प्रथम अनिवार्यता हो गए। लेकिन हाँ, कभी भी किसी भी भावनात्मक सहारे की जरूरत होने पर वे हमेशा मेरे साथ रहे। तुम्हारे बाबूजी की बीमारी के समय वे अपने बेटे के पास अमेरिका गए थे। जब वहाँ से वापस लौटे तब उनके ना रहने की खबर सुनी, तो उस दोपहर वो मिलने आए थे। उसके बाद हम फोन पर बातें करते रहे, लेकिन इस उम्र में भी उनसे मिलना, उनके साथ बैठकर बातें करते रहना इतना आसान तो नहीं था। किस किस को क्या क्या बताती और कौन क्या क्या समझता, और सबकी नज़रों में अपना मान भी तो नहीं खो सकती थी। तुम उस दोपहर वहाँ थी, तुमने उन्हें देखा था, इसीलिए आज अस्पताल में उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। जाने इसके बाद मुलाकात हो या ना हो, बड़ी मम्मी थक कर चूर हो गई थी, लेकिन मेरी जिज्ञासा का समाधान करने और खुद की कैफियत दे देने की संतुष्टि उनके चेहरे पर थी। थोड़ा पानी पीकर वे सो गईं। मैं उनके शांत भोले मुख को देखकर सोचती रही। उम्र के इस पड़ाव पर भी नारी जीवन सामाजिक बंधनों में बंधा रहता है। एक मासूम सी ख्वाहिश ही तो थी उनकी, उनसे मिलने की, बात करने की, जिसका सानिध्य उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन वो भी पूरी करने के लिए उन्हें तमाम ऊंच नीच सोचना पड़ी थी। इस उम्र में जब प्यार में दैहिक आकर्षण का कोई स्थान नहीं है, मानसिक संतुष्टि पाने पर भी समाज का डर है। बड़ी मम्मी जीवन भर परछाइयों से उजाले की आस में ही तो भटकती रही। फिर उसके बाद बड़ी मम्मी सुकून से सो गई। अगले दिन जब सुबह सब लोग उठे तो मैं भी उठ गई थी। मैं सुबह उठकर तुरंत ही बड़ी मम्मी के पास चली गई। मैं बड़ी मम्मी के कमरे में जाने से पहले उन्हें आवाज़ दी, लेकिन बड़ी मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं दरवाज़ा खोल के अंदर चली गई। मैंने बड़ी मम्मी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठी नहीं, क्योंकि वो दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। शायद उन्हें आलोक जी से मिलने का ही इंतजार था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।